जितने भी लार्ज बैंक्स हैं, टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स, उनका एनालिसिस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया एंड हमने डिस्कस किया कि कौन से बैंक्स हैं जो टॉप 5 में जो अच्छा कर रहे हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स एंड जिनका आउटलुक भी बहुत अच्छा है बाकी बैंकों के कंपैरिजन में। इस वाली वीडियो में हम मिड कैप बैंक्स का एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि मिड कैप स्पेस में कौन से बैंक्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका आउटलुक अच्छा है एंड एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल हैं। इस वाले बैंक में इस वाले वीडियो में हम जो 5 बैंक डिस्कस करेंगे उनमें है एक IDFC बैंक, यस बैंक, देन फेडरल बैंक, बंधन बैंक एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 5 मिड कैप बैंक्स हैं जिनका हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम लोन ग्रोथ, अगर लोन ग्रोथ की बात करें तो ओवरऑल IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों बैंकों ने बाकी सारे बैंक्स को आउट परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो 29% है इस क्वार्टर में एंड IDFC फर्स्ट बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो 25% है। फेडरल बैंक की भी लोन ग्रोथ अच्छी है, 21% के आसपास, बहुत अच्छा नंबर है। बट IDFC और AU ने कम्प्लीटली आउट परफॉर्म किया है बाकी सारे बैंक्स को। बंधन बैंक और यस बैंक की सबसे ख़राब लोन ग्रोथ रही है, सिर्फ 7% की लोन ग्रोथ है इन दोनों ही बैंकों की। आई थिंक सिटी यूनियन बैंक के बाद अगर कोई सबसे ख़राब लोन ग्रोथ की परफॉर्मेंस है किसी बैंक की पूरी इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो वो यस बैंक और बंधन बैंक की रही है इस क्वार्टर में। देन आगे बढ़ने से पहले जो हम ये पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, हमने लास्ट वीडियो में किया है, जो आने वाली वीडियो में भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस पैरामीटर को हम एज अ नंबर ना लें कि वो करंट पर नंबर क्या है, बट उसमें हमें ये देखना है कि उसमें इम्प्रूवमेंट कितनी है, इम्प्रूवमेंट है या डिक्लाइन है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज़ करें अगर किसी के मार्जिन हम देख रहे हैं कि 10% है, किसी का मार्जिन हम देख रहे हैं 5% है, तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो मार्जिन का नंबर आज क्या है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो मार्जिन का नंबर है क्या वो इम्प्रूव हुआ है लास्ट क्वार्टर से या लास्ट ईयर से, या उसमें डिक्लाइन आया है, वो ख़राब हुआ है, या फिर वो स्टेबल है जैसा लास्ट क्वार्टर में था वैसा का वैसा ही है। बिकॉज स्टॉक की परफॉर्मेंस वो डायरेक्टली रिलेटेड करती है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, सिर्फ इन दो चीज़ों पे ही डिपेंड करती है। जस्ट एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ, HDFC बैंक जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और हम सबको पता है कि बहुत ही वेल मैनेज बैंक है, बहुत ही प्रोफेशनल बैंक है, कभी कोई इशू नहीं रहा है उसके साथ। बट मार्केट में उसका स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा ये इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना अच्छी मैनेजमेंट है या वहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कितना अच्छा है या इंडिया का नंबर 1 बैंक है। इन सारी चीज़ों पे मार्केट में उस स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मार्केट उस स्टॉक को रिवॉर्ड तब करेगा अगर उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगी, उनकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ होगी। मार्केट को अगर लगेगा कि ये बैंक आज भी बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर सकता है कंपेयर टू बाकी बैंक, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पैरामीटर को या किसी भी नंबर को जस्ट एज इट इज़ ना लें। उसके पीछे के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो सिर्फ दो ही है, इम्प्रूवमेंट या डिक्लाइन, ग्रोथ या डी ग्रोथ। अगर ग्रोथ है तो बहुत अच्छा, स्टॉक भी चलेगा। अगर ग्रोथ नहीं है या ग्रोथ एवरेज है या डी ग्रोथ है तो आप कभी भी किसी भी स्टॉक को परफॉर्म करते हुए नहीं देख सकते। इसके साथ अगर हम आगे डिपॉजिट ग्रोथ एनालिसिस पे आएँ तो डिपॉजिट ग्रोथ में लगभग सारे बैंक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक ने डिपॉजिट ग्रोथ वाले पैरामीटर में ना सिर्फ इन चारों बैंकों को बट ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री सब हर एक बैंक को कंपेयर करें हम, सबको आउट परफॉर्म किया है। 44% की इनकी डिपॉजिट ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में IDFC फर्स्ट बैंक की। इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा है, 27% का। फेडरल बैंक का 20% के आसपास है और येस बैंक, बंधन बैंक ने भी डिपॉजिट ग्रोथ में अच्छा काम किया है, 18% और 13% की इनकी डिपॉजिट ग्रोथ है। तो लगभग डिपॉजिट ग्रोथ में हर एक बैंक ने अच्छा किया है, बट ऑब्वियसली IDFC फर्स्ट बैंक ने तो कम्प्लीटली आउट परफॉर्म किया है पूरी इंडस्ट्री को। देन हम अगर कासा की बात करें, कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, यानी कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर एक बैंक के पास 100 रुपये के डिपॉजिट हैं तो उनके पास उन 100 रुपये में से करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का प्रोपोर्शन कितना है। एक और एग्जांपल से समझे, अगर एक बैंक A है जिसके पास 40 यानी 40 रुपये के कासा हैं और बैंक B है जिसके पास 45 रुपीज़ के कासा हैं, तो जो कॉस्ट में एडवांटेज है वो बैंक B के पास होगा बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो कम होगी। कैसे होगी?
बिकॉज वी ऑल नो कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। करंट अकाउंट पे तो हार्डली मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है हमें। सेविंग अकाउंट पे हमें 3 से 4% इंटरेस्ट देता है बैंक। बट अगर हम एफडी कराते हैं किसी भी बैंक में तो आज के टाइम पे 8 से 9% तक इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं बैंक। तो ऑब्वियसली एक बैंक के लिए अगर एफडी वाला पैसा, एफडी वाले कस्टमर ज़्यादा हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बट अगर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वाले कस्टमर ज़्यादा हैं तो उनकी कॉस्ट कम रहती है या कंट्रोल रहती है, स्टेबल रहती है। सो कासा रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंक के लिए। अगर हम कासा रेशियो देखें तो पिछले 1-1.5 साल से ये वेल नोन फैक्ट है कि हर एक बैंक का कासा रेशियो कम होता जा रहा है। क्योंकि बहुत ऑब्वियस ही बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जो कि हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही तेज़ी से बढ़े हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली। तो उस केसेस में क्या होता है, बैंक्स के लिए जो कासा रेशियो है वो उनकी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये हर एक बैंक के साथ होता है। बहुत सिंपल रीज़न है इसका। अगर मैं एक कस्टमर हूँ एंड मेरा सेविंग अकाउंट में पैसा आइडल पड़ा हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो मैं अपना सेविंग अकाउंट से वो पैसा निकाल के एफडी में डालूंगा, जहाँ पे मुझे 8 से 9% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आज से 1-1.5 साल पहले ये इंटरेस्ट रेट इतने ल्यूक्रेटिव नहीं थे। जो गैप था सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट में और एफडी के इंटरेस्ट रेट में वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। 3-4% हमें एफडी सेविंग अकाउंट पे मिल रहा था और 5-6% हमें एफडी पे भी मिल रहा था। बट आज के टाइम पे ये गैप जो है ये डबल हो चुका है। 3% आपको सेविंग अकाउंट पे मिल रहा है, आई थिंक डबल से भी ज़्यादा 3x हो चुका है। आपको 8 से 9% जो है वो एफडी पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली कस्टमर्स आज के टाइम पे एफडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो इस सिनेरियो में जहाँ पे लिक्विडिटी का इशू है मार्केट में, वहाँ पे कोई बैंक अगर कासा रेशियो अपना मेंटेन कर रहा है तो ये शो करता है कि वो बैंक अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पा रहा है एंड इसके साथ में कस्टमर्स की ग्रोथ भी, डिपॉजिट की ग्रोथ को भी वो सस्टेनेबली मैनेज कर पा रहा है। सो कासा रेशियो की अगर हम बात करें इन पांचों बैंकों में तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कासा रेशियो बहुत ही अच्छा है, 46.5%, लगभग 47% का कासा रेशियो है इनका। ये 50% तक था लास्ट क्वार्टर में। और कोटक बैंक के बाद ये इकलौता ऐसा प्राइवेट बैंक था जिसका कासा रेशियो इतना ज़्यादा हाई है। 46% का इनका अभी भी कासा रेशियो मेंटेन्ड है। इसके अलावा बाकी के जो बैंक्स हैं उनका कासा रेशियो 35-36% के आसपास है। सबसे ख़राब येस बैंक का है, 29% का कासा रेशियो है उनका। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि येस बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी ज़्यादा है, बिकॉज उनके पास एफडी वाले कस्टमर ज़्यादा हैं जहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर करना पड़ता है। कासा रेशियो के बाद नेक्स्ट चीज़ है मार्जिनस, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो जो कासा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बैंक के लिए, उनके मार्जिनस को सस्टेन करने में, उनके मार्जिनस को इम्प्रूव करने में। अगर हम मार्जिनस में भी देखें तो ये एक्सपेक्टेड था कि सारे बैंक के मार्जिनस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोन पे जो ये बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे वो पीक पे था अपने। यहाँ से इनको अपने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करना था, जो कि पिछले 3-6 महीने में सारे बैंक्स ने किया एंड जिसकी वजह से हर एक बैंक का हम देख रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम होता जा रहा है। बट इसमें सबसे बड़ा डिक्लाइन जो है वो फेडरल बैंक और येस बैंक के मार्जिनस में आया है। इनके जो मार्जिनस हैं वो सिर्फ मार्च क्वार्टर से ही नहीं बल्कि लास्ट ईयर से भी अगर हम कंपेयर करें तो भी इनके मार्जिनस काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। येस बैंक का तो आई थिंक 2.5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ख़राब मार्जिन है। सबसे कम मार्जिन जो है वो येस बैंक का है, 2.5%। और हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि उनके कासा रेशियो जो है वो भी सबसे ख़राब है, 29%। तो ये डायरेक्टली हम रिलेट कर सकते हैं इसको कि अगर आप अपने एफडी वाले कस्टमर्स आपके ज़्यादा हैं जिनको आप हाई इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आपके मार्जिनस पे पड़ेगा। येस बैंक के मार्जिन, दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2.5% है। सबसे हाईएस्ट मार्जिन इन सारे बैंकों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है, 6.3%। एयू स्मॉल फाइनेंस का भी बहुत अच्छा मार्जिन है, 5.7% के आसपास। तो मार्जिन में थोड़ा बहुत डिक्लाइन सबके आया है, बट सबसे सीवियर डिक्लाइन आपके बंधन बैंक एंड येस बैंक, इन दोनों बैंकों में है। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ। ये एक ऐसा नंबर है जो चाहे हम बैंक को एनालाइज करें या किसी भी एफएमसीजी कंपनी को एनालाइज करें या किसी भी कंपनी को एनालाइज करें, स्टॉक की परफॉर्मेंस प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर ही आके रुक जाती है। बिकॉज अगर बिजनेस में प्रॉफिट है और वो ग्रो कर रहा है तो स्टॉक को आगे बढ़ने से लॉन्ग टर्म में कोई भी इवेंट रोक नहीं सकता है। आप 99% केसेस में देखोगे कि अगर कोई बिज़नेस का प्रॉफिट लगातार ग्रो करता जा रहा है तो इन लॉन्ग टर्म मे बी, शॉर्ट टर्म में कुछ मार्केट में ऐसे सिनेरियो इवेंट आ सकते हैं जिसकी वजह से सारा स्टॉक ही नीचे जा रहा है तो वो स्टॉक भी नीचे जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में आप हमेशा देखोगे कि जिन बिजनेसेस की परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है,
उनका स्टॉक रिटर्न भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टॉक रिटर्न प्रॉफिट ग्रोथ से भी ज़्यादा रहती है। सो प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अगेन सारे बैंक्स को आउट परफॉर्म किया इस पैरामीटर पे भी। 61% की प्रॉफिट ग्रोथ है IDFC फर्स्ट बैंक की। इसके अलावा फेडरल बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके भी प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं। 42 और 44% के आसपास की इनकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। सो तीनों बैंकों का नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। येस बैंक का बहुत ही एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, सिर्फ 10% से इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है लास्ट ईयर से। और बंधन बैंक का तो बहुत ही ख़राब है, इनका नेट प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव ग्रोथ आई है, उसमें डी ग्रोथ हो गया है। 19% से इनका नेट प्रॉफिट नीचे आ गया है इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड लास्ट जो पैरामीटर है वो है NPA के नंबर। सो अभी तक जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि एसेट क्वालिटी जो है हर एक बैंक की, वो उनके लाइफ टाइम बेस्ट पोजीशन पे है अभी। सो यहाँ से ये एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी आगे चल के, NPA के नंबर थोड़े बहुत बढ़ेंगे, एंड वो हुआ भी है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स में हमने देखा है कि NPA के नंबर थोड़े से बढ़े हैं, बट अगेन IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पे भी सारे बैंक्स को आउट परफॉर्म किया है। उनके NPA के नंबर और ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं। और सबसे ख़राब जो इसमें परफॉर्मेंस रही है वो बंधन बैंक की रही है, बिकॉज फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इवन येस बैंक भी, इनके NPA के नंबर बढ़े हैं, बट वो मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़े हैं और बहुत ज़्यादा मार्जिन में नहीं बढ़े हैं। थोड़े बहुत इंक्रीमेंट हुआ है इन तीनों बैंकों का, और तीनों का ही कहना है, येस बैंक, AU बैंक और फेडरल बैंक, कि आने वाले टाइम में ये जस्ट एक नॉर्मल जो वीक सीजन रहता है Q1 का, अप्रैल से जून वाला क्वार्टर, सिर्फ उसका इफेक्ट है। आगे चल के बहुत ज़्यादा हाइक हमें नहीं देखने को मिलेगा, हमारी जो एसेट है वो मेनटेन्ड है। बट बंधन बैंक का NPA का नंबर फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी, और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी। इसका हमने सीधा इफेक्ट देखा बंधन बैंक के प्रॉफिट ग्रोथ में, क्योंकि आपके NPA के नंबर अगर बढ़ेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट में प्रोविज़न करनी पड़ेगी। वो प्रोविज़न आप कहाँ से करोगे? अपने प्रॉफिट में से करोगे। सो वो बहुत बड़ा रीज़न था कि बंधन बैंक का नेट प्रॉफिट 19% से ग्रो हो गया, 19% से फॉल हो गया एक ऐसे टाइम में जहाँ पे हर एक बैंक अपनी एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहा है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार अच्छी करता जा रहा है। सो वो पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि बंधन बैंक का जो एसेट क्वालिटी का इशू है वो बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है। उनके प्रोविज़न बढ़ते ही जा रहे हैं, NPA के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, स्लीपेजेस यानी कि फ्रेश NPA वो भी बढ़ता जा रहा है। और एक जो सबसे ख़राब चीज़ है बंधन बैंक के साथ में, इनकी जो एजिंग प्रोविज़न थी, एजिंग प्रोविज़न यानी कि 1 साल से ज़्यादा जो NPA अकाउंट है एक बैंक के पास में, बिकॉज कोविड के टाइम में मोरेटोरियम जो था RBI ने अनाउंस किया था कि आप उन कस्टमर को जो अभी आपको लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आपको NPA डिक्लेयर नहीं करना है, एंड उनको आपको रीस्ट्रक्चर्ड कस्टमर्स में कैटेगरी में डालना है। सो एक सर्टेन पीरियड दिया था RBI ने, जो 1 अप्रैल को कुछ अकाउंट के लिए बंधन बैंक के लिए कंप्लीट हो रहा था। बट बंधन बैंक ने ये चीज़ पहले से डिक्लेयर नहीं करी मार्च क्वार्टर में कि आने वाले क्वार्टर में उनके NPA के नंबर बढ़ सकते हैं, इसके बावजूद कि बैंक को पहले से ये चीज़ पता थी। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन होता है कि आप इन्वेस्टर्स को, एनालिस्ट को, मार्केट को पहले से अवेयर नहीं करते हो जब आप अपने बिजनेस के फंडामेंटल्स के बारे में, कि कल को चल के कोई नेगेटिव चीज़ हो सकती है। एंड जब वो चीज़ होती है तो मार्केट उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली लेता है। इसलिए अगर हम इन पांचों बैंकों में कंपेयर करें तो बंधन बैंक का स्टॉक सबसे ज़्यादा पिटा है कंपेयर टू ये सारे 5 बैंक्स। तो बंधन बैंक अगर मुझे पर्सनली चूज़ करना हो तो सबसे ख़राब बैंक परफॉर्मेंस जिसकी रही है वो बंधन बैंक की रही है, एंड ये सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, पिछले 4-5 क्वार्टर में है। इसके साथ में येस बैंक जो बहुत सारी प्रोसेस में है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर रहा है। फंडामेंटली अभी उन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी है, ब्रांच बढ़ाने हैं, अपने प्रोडक्ट्स को नए लॉन्च कर रहे हैं, मार्जिन्स को इम्प्रूव करना है एक सर्टेन लेवल तक, ROA, ROE इन एफिशिएंसी नंबर को इम्प्रूव करना है। सो उस प्रोसेस में है, और बैंक का कहना है कि उन्हें अभी ठीक ठाक टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में। तो अभी इम्प्रूविंग प्रोसेस में है येस बैंक। बाकी 3 बैंक को अगर हम कंपेयर करें तो IDFC फर्स्ट बैंक, जब हमने सारे पैरामीटर पे भी देखा कि वो हर एक पैरामीटर पे बाकी सारे बैंक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर आउटलुक भी देखें IDFC फर्स्ट बैंक का, तो मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में उनके जो एसेट क्वालिटी के नंबर हैं वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होंगे, प्रॉफिट ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी। लोन ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 22 से 25% वो अगले 8, 10, 15 साल तक कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हैं। सो बहुत ही
बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले 4-5 साल में इस बैंक ने अपने कस्टमर्स को बढ़ाया है, डिपॉजिट ग्रोथ करी है, फंडामेंटली अपने जो रेशियोज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया है, अपने पोर्टल्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, पेनिट्रेशन बढ़ाया है, ब्रांड को एक काफ़ी ज़्यादा बिल्ड किया है इन्होंने अमंग द कस्टमर्स। और कम्प्लीटली आई मीन अगर आप मिड कैप स्पेस में बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनली मेरी चॉइस रहेगी, बिकॉज इनकी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस रही है पिछले 2-3 सालों से। इसके साथ में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, बट वैल्यूएशन वाइज अगर हम कंपेयर करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज के टाइम पे 2.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो वो लगभग 5.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो जितने भी बैंक्स हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड देखूं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मुझे ज़्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड नज़र आ रहा है कंपेयर टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो इन पांचों बैंकों को अगर हम क्यूमुलेटिवली एक लास्ट अगर हम एनालिसिस करें तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगेन सबसे पैरामीटर्स में तो सबको आउट परफॉर्म कर ही रहा है, बट आउटलुक और वैल्यूएशन में भी ये बैंक बहुत ही अच्छा वेल प्लेस्ड है इस पोजीशन पे। सो अब आपका काम ये नहीं है कि आप जाके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बाय करें, बिकॉज ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका काम ये है कि जो हमने पैरामीटर डिस्कस किए हैं, जो एनालिसिस किया है इस वीडियो में, आप उनको जाके एक बार रीचेक करें एंड देन एक बार देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस में ये सारे पैरामीटर्स और कौन सा बैंक है इनमें से जो आपके इन्वेस्टमेंट थीसिस में फिट बैठ रहा है, एंड देन आप उसके अकॉर्डिंग अपना कॉल लें। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था मिड कैप बैंक्स के बारे में। नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो रहेगा बैंकिंग सेक्टर में, उनमें हम स्मॉल कैप बैंक्स में देखेंगे कि कौन से ऐसे पोटेंशियल बैंक्स हैं जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और जिनका आउटलुक वैल्यूएशन बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है आज के टाइम में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।